मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 361 रेशियो 361 पोथ। सर्वनाश का लोहार सी 361 रेशियो 361 पोथ। एड्स बाय पॉप फ्यूचर अध्याय 361 रेशियो 361 पोथ। जैसे ही सेठ ने किताब खोली उसके दिमाग में ज्ञान की एक बड़ी मात्रा उमड़ने लगी। गोलेम बनाने के पीछे के सिद्धांत, ऑटोमेटन के पीछे के सिद्धांत। उसने दर्जनों विदेशी सर्किट फॉर्मेशन और जादू के बारे में सीखा। अंत में इन सब के आधार पर अल-सल्जार ने अपने नए शरीर के लिए खाका तैयार किया, जहां गोलेम्स के पास एक कोर था जिसके चारों ओर उनका शरीर बना हुआ था और ऑटोमेटन के पास एक ऊर्जा स्रोत और एक नियंत्रण इकाई थी। जादूगरनी ने इन अवधारणाओं को आत्माओं को प्रभावित करने की उनकी क्षमता के साथ जोड़ा। अकेले काम में टोकन एक गोलेम कोर की तरह काम करता था जो एक मांस शरीर को मूर्त रूप देता था, लेकिन इस प्रक्रिया में अल-सल्जार की शक्ति का एक बड़ा हिस्सा बलिदान हो जाता था। यह बहुत ही अक्षम था। यह स्पष्ट था कि उसका विचार ईवी के साथ जो हुआ था उस पर आधारित था, कृत्रिम हड्डियों पर स्थायी मांस। समस्या यह थी कि उसके पास ईवी की अमर आत्मा नहीं थी। यही कारण था कि सब कुछ बहुत अधिक जटिल हो गया था। सिद्धांत और ज्ञान ने सेठ के दिमाग को गर्म कर दिया, लेकिन एक विशाल सिरदर्द के साथ साथ उसे जादूगरनी की प्रतिभा भी समझ में आ गई। एक मोटा खाका देने के लिए उसने ऑटोमेटन के पीछे की तकनीक का उपयोग करके एक कंकाल बनाने और पूरे कंकाल को गोलेम कोर में बदलने का एक तरीका बनाया। बेशक ये पूरी बात केवल सेठ जैसे किसी व्यक्ति के साथ ही काम करती थी जो किसी आत्मा को किसी भौतिक वस्तु से इस तरह से बांध सकता था कि वह वस्तु शरीर के विकल्प में बदल जाती थी। उसने लोहार को काम करते हुए देखने में बहुत समय बिताया था ताकि अंतर्निहित अवधारणाओं को समझ सके जिसके बारे में सेठ को भी पता नहीं था। उफ, अब उसे पता चल गया था। वह बहुत कुछ जानता था और इसकी कीमत उसे असहनीय सिरदर्द के रूप में चुकानी पड़ी। यहाँ तक कि सोने की ऊन से बने जादुई उपचार से भी उसका दर्द कम नहीं हुआ। वह तब तक ही सहन कर सकता था जब तक कि ज्ञान उसके दिमाग में मजबूती से जड़ नहीं जमा लेता। घंटों तक वह बिस्तर पर करवटें बदलता रहा जब तक कि उसका सिर दर्द सहने लायक नहीं हो गया। उसकी चादरें उखड़ गई थीं और पसीने से भीग गई थीं। वह पूरी तरह से थक चुका था। उसका मुंह सूख गया था और उसका शरीर कमजोर महसूस कर रहा था। कमरे में एक दबंग गुर्राहट बहुत मुश्किल हो सकती थी। सेठ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और हिले नहीं। फिर से उसकी आंतों की गहराई से एक आज्ञाकारी गुर्राहट गूंजी। भूख ने उसके शरीर को ज़ॉम्बी की तरह हिला दिया, या नहीं? मीना स्मार्ट कैंटीन में टेलीपोर्ट हो जाओ। बिखरे बालों, झुर्रीदार, गीले पायजामे और थोड़ी पर सूखी लार के साथ मीना स्मैक का भव्य टावर मास्टर कैंटीन में एक मेज पर लेटा हुआ दिखाई दिया। आश्चर्य से चिल्लाने और हौंकने की आवाजें सुनी जा सकती थी क्योंकि वह अभी ओथ गॉड के लंच ब्रेक में घुसा था। सेठ को उम्मीद नहीं थी कि कैंटीन में लोग मौजूद होंगे। मीना और अन्य लोगों ने उसे ओथ गॉड के बारे में बताया था, लेकिन उसे यह बात समझ में नहीं आई कि अब उसके दौरे में स्थायी रूप से कोई व्यक्ति मौजूद था। एड्स बाय पॉप फ्यूचर पेट की शिकायतों ने उसके दिमाग को फिर से पटरी पर ला दिया। उसे भूख लगी थी। लिंक, क्या तुम वहां हो? उसने पुकारा। शोरगुल पहले ही रसोई घर तक फैल चुका था और भोजन प्रेमी शिकारी बाहर आकर देखने लगा, तभी उसने किसी को अपने लिए पुकारते सुना। सेठ, क्या हुआ? उसने टावर मास्टर को लंच टेबल पर भोजन की ट्रे के बीच में लापरवाही से लेटे हुए देखकर आश्चर्य से कहा। मेरे सिर में दर्द है, मुझे भूख लगी है, कृपया मुझे खाना दे दो। बहुत समय हो गया जब मैंने तुम्हारा बनाया हुआ खाना खाया था। जरूर जरूर एम, क्या तुम खड़े हो सकते हो? चलो रसोई में चलते हैं और मैं तुम्हारे लिए कुछ ताज़ा बनाता हूँ। उसने सेठ को स्थिति से बाहर निकालने के लिए हकलाते हुए कहा। हालांकि ऐसा नहीं लग रहा था कि टावर मास्टर को परवाह थी, लेकिन अगर वह यहाँ रहा तो उसकी प्रतिष्ठा को और भी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता था। ठीक है, सेठ ने बुदबुदाया और गीले तौलिए की तरह मेज से नीचे गिर पड़ा और फिर धीरे धीरे एक मरे हुए व्यक्ति की तरह खड़ा हो गया। लो, इसे आजमाओ। लिंक ने सेठ के सामने एक डिश रखते हुए कहा। उसमें नूडल्स जैसा कुछ था और क्रीम रंग की चटनी के साथ मांस का बारीक कटा हुआ टुकड़ा था। इसकी महक से उसके मुंह में पानी आ गया। पहला निवाला खाते ही वह चौंक गया। स्वादों का विस्फोट उसे चोट पहुंचाता था, लेकिन पहला निवाला खाने के बाद वह रुक नहीं पाता था। वह हमेशा की तरह उसे निगल नहीं पाता था। सेठ धीरे धीरे लेकिन लगातार खाता रहा, हर निवाले का स्वाद लेता रहा। लेस देन डिंग, आपकी इच्छाशक्ति बढ़ गई है। जोड़ 2 ग्रेटर दैन। लेस देन डिंग, आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ गई है। जोड़ 1 ग्रेटर दैन। उसे आश्चर्य हुआ कि भोजन से उसके आंकड़े बढ़ने लगे। लिंक ने आखिरकार पिछले हफ्तों में अपने खाना पकाने के कौशल को बढ़ाने में कामयाबी हासिल की होगी। सेठ ने पकवान से 4 इच्छाशक्ति और 3 बुद्धिमत्ता हासिल की। लेस देन डिंग, आक्रमण शक्ति जोड़ 150%, बुद्धि और इच्छाशक्ति 2-5 1 घंटे के लिए। ग्रेटर दैन। खाना खत्म करने के बाद एक और संदेश आया। आंकड़ों में अस्थायी वृद्धि ने उसके सिर दर्द में बहुत मदद की। यह एकमात्र चीज नहीं थी, पहले उसे जो भूख लगी थी, उसके बावजूद वह सिर्फ इस एक व्यंजन से पूरी तरह तृप्त हो गया। लिंक, क्या तुम्हारी खाना पकाने की कुशलता बढ़ गई है? उसने पूछा। हाँ, हुआ। और गॉड की स्थापना के कारण मुझे बहुत अधिक विविधतापूर्ण सामग्रियां मिलती हैं, जो नए व्यंजनों के साथ खेती के अनुभव में मदद करती हैं, भले ही उनकी रैंकिंग उतनी ऊंची न हो। एड्स बाय पॉप फ्यूचर, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ, धन्यवाद। सेठ खड़ा हुआ और शिकारी के कंधे पर हाथ रखा। वैसे वह व्यंजन क्या था? मानसिक स्क्विड के टेंटिकल्स और हिप्नोटोड का फिलेट। वे केवल 35 स्तर के आसपास के राक्षस हैं, लेकिन सही खाना पकाने की विधि के साथ वे उच्च स्तर वाले लोगों पर भी बहुत बड़ा बोनस दे सकते हैं। लिंक ने खुशी से समझाया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं समझ गया। ओह, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मुझे तुम्हारे लिए कुछ काम है। तुम बाद में डिसमेंटलिंग एरिया में मुझसे क्यों नहीं मिलोगे? ओह, मैं अब आमतौर पर कुछ भी नहीं तोड़ता। मोनिक ने ओथ गॉड में कुछ बहुत प्रतिभाशाली शिकारियों को काम पर रखा है। हम, लेकिन मुझे लगता है कि आप खुद ही इन चीजों को तोड़ना चाहेंगे। सामग्री प्रचुर मात्रा में है और उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए। सेठ ने विशाल सांपों और वानरों के बारे में सोचते हुए जोर दिया। ठीक है, जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं वहां आ जाऊंगा। शिकारी ने थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उत्तर दिया। सेठ ने कपड़े पहनने के लिए अपने क्वार्टर में वापस जाने से पहले एक पल के लिए खिंचाव महसूस किया। आखिरकार वह इतना आराम महसूस कर पाया कि वह फिर से डेल्टान में बने साधारण कैजुअल कपड़े पहन सका। जब वह अपने कमरे से बाहर निकला तो लोगों की भीड़ ने उसका स्वागत किया। कैंटीन में उसके अचानक प्रकट होने की सूचना फैल गई और मीना स्मार्ट के लॉर्ड्स तक पहुंच गई, जो अपना काम छोड़कर उसके कमरे के प्रवेश द्वार पर इकट्ठे हो गए। मीना और फिन तुरंत उससे जुड़ गए, खुश थे कि वह आखिरकार कई दिनों के बाद जागा। इसके अलावा दुहु, इवान, लिनवी, वेदांत, अज़ुल, तीरंदाज़ा और लिडिया भी थे। जब उसकी नजर साइबर गॉड पर पड़ी तो उसका दिल बैठ गया। उसने एक गहरे रंग का भारी लबादा पहना हुआ था और उसके बालों को शापित निशानों को छिपाने के लिए स्टाइल किया हुआ था। वह उससे कहीं ज्यादा उदास दिख रही थी जितना उसे याद था। हालांकि उन्होंने पहले भी इसका इलाज करने के तरीके खोजे थे, लेकिन उसके चले जाने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन अब उसके दिमाग में एक विचार आया, शायद गोल्डन फ्लीस के हुनर से उसकी बीमारी ठीक हो सकती है। जो हुआ उसे तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वह उसके बाद फिर से खुश हो जाएगी। यहाँ थोड़ी तंगी है, क्यों ना हम मीटिंग रूम में जाकर बात करें? सेठ ने सुझाव दिया और स्थान बदल दिया। सबके बैठने के बाद सबसे पहले वह लिडिया से बात करना चाहता था। वह अच्छी तरह से जानता था कि वह पहले उसकी स्थिति के प्रति थोड़ा लापरवाह रहा होगा। सेठ दूसरों के इलाज की तलाश में निकल पड़ा था। अपनी यात्रा के दौरान उसके पास सोचने के लिए बहुत समय था और वह अपने करीबी लोगों के साथ अधिक सावधानी से पेश आना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, मोनिक ने उस पर एक बिजनेस रिपोर्ट की बौछार कर दी। मीना और अन्य लोगों से उन्होंने पहले ही बहुत कुछ सुन लिया था, लेकिन उनके स्थानापन्न के रूप में मोनिक ने मीना स्मार्ट की हाल की गतिविधियों और डेल्टा की स्थिति पर अधिक सुसंगत रिपोर्ट दी। अधिक आधिकारिक कार्यवाही के बारे में अपडेट देने के लिए मैरी और जेन भी मौजूद थी। वहां बातचीत करने और जानकारी जुटाने के लिए बहुत कुछ था। क्या ये सुनना हमारे लिए ठीक है? शायद हमें बातचीत के इस हिस्से के लिए चले जाना चाहिए। दुहु ने समझदारी से सुझाव दिया। वह और वहां मौजूद कुछ अन्य लोग अभी तक मीना स्मार्ट के आधिकारिक सदस्य भी नहीं थे। क्या उनके लिए ये जानकारी सुनना ठीक था? ओह, बहुत बढ़िया, आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं। क्यों ना हम इसी से शुरुआत करें? मैरी, क्या आप हमारे नए सदस्यों के लिए अनुबंध तैयार कर सकती हैं? एड्स बाय पॉप फ्यूचर, कोफाई दान आप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन।
उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 362 टीम 3 का कप्तान। सर्वनाश का लोहार C362 टीम 3 का कप्तान। एड्स बाय पॉप फ्यूचर। ओही नेट अब घर बैठे मोबाइल से कमाई करें, पता लगाओ कैसे। 628 गुना अध्याय 362 टीम 3 का कप्तान। सी कॉन्ट्रैक्ट्स अजुल ने हकलाते हुए कहा। जादू के टॉवर में आने के बाद से चिमेरा को सूचनाओं और नई चीजों की बाढ़ को झेलने में मुश्किल हो रही थी। हालांकि लोगों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और यहां आने से पहले उसे उन जहरीली निगाहों से डर लगता था। वह कठोर और आत्मविश्वास से भरी हुई दिख रही थी, लेकिन जिस व्यक्ति को अपने अतीत की कोई याद नहीं है, उसके लिए लोगों की नजरें बहुत दुख पहुंचा सकती थी, भले ही वे कुछ न कहें। हाँ, तो आप मिनास मार्ग के आधिकारिक सदस्य बन सकते हैं और इसके साथ आने वाले सभी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चिंता न करें, ये केवल उस बात को आधिकारिक बनाने के लिए है जिसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली है। सेठ ने अपनी यात्रा के दौरान अपने नए साथियों को मिनास मार्ग के बारे में सब कुछ बता दिया था। अब उसे बस मैरी और बाकी लोगों को ये सब समझाना था ताकि वे अपनी भूमिका निभा सकें। उनमें से कुछ तो बहुत खास थे। वेदांत दुकान के लिए सामान बनाने में उसका साथ देता था। लोहार ने युवा बौने को काम पर रखने पर जोर दिया था। वह कवच बनाने में माहिर था, जो सेठ की सबसे कम पसंदीदा गतिविधि थी। अगर वैडन वाणिज्यिक उपयोग के लिए कवच बनाने का काम संभाल सकता है और सेरबेरस हथियार बनाएगा, तो सेठ जलसर के पोत और अन्य परियोजनाओं पर काम करने में अपना समय लगा सकता है। बहुत सी बातचीत के बाद दुहू ने मिनास मार्ग का मानद सदस्य बनने के लिए सहमति दे दी थी। ये सबसे अच्छा तरीका था जिसके लिए सेठ बाघ आदमी को मना सकता था। इसका मतलब था कि दुहू अधिकारों या विशेषाधिकारों वाला एक निश्चित सदस्य नहीं था, बल्कि एक फ्रीलांसर या एक अतिथि था जो पूछे जाने पर मदद कर सकता था। रहस्यमय तीरंदाज, जिसका नाम आर्चीबाल्ड था, लेकिन उसे सिर्फ तीरंदाज कहलाना पसंद था, फील्ड सर्विस में शामिल होने और उच्च स्तरीय कालकोठरियों पर छापा मारने के लिए सहमत हो गया। उस मामले में अजुल भी अभी फील्ड सर्विस में शामिल होगा। बाद में जब बचाव दल के साथ यात्रा कर रहे चिमेरा पहुंचे, तो उन्हें ओथगॉड के बीच अपना स्वयं का डिवीजन मिला। इवान सीधे ओथगॉड में शामिल होने के लिए सहमत हो गया। सेठ ने उसे घोड़ों और पालतू जानवरों के साथ अपने काम का विस्तार करने के लिए एक विशेष पद की पेशकश की। चूंकि युवा प्रशिक्षक टाइटन बोआज को पालना और उनका प्रजनन करना चाहता था, इसलिए सेठ उसका पूरे दिल से समर्थन करेगा। वह अभी भी पूरे ओथगॉड को विशाल सांपों पर सवार होकर युद्ध में जाते हुए देखता था। लिनवी आने तक सभी लोग अपनी स्थिति से खुश थे। सेठ ने लिनवी को डेल्टा में बेफिक्र जिंदगी जीने का वादा किया था। उसने वादा किया था कि वह उसे मेहमान बनाएगा और हर महीने कुछ भी करने के लिए पैसे देगा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। लेकिन क्यों? सेठ ने आश्चर्य से पूछा। मैं सिर्फ मुफ्तखोर बनकर नहीं रहना चाहता। वह घर से डेल्टा तक की पूरी यात्रा में सेठ के साथ थी। इससे उसे साफ पता चल गया था कि वह पूरे समय बोझ थी। उसने अपना असंतोष नहीं दिखाया। आखिरकार ये किसी की गलती नहीं थी कि उसके पास लड़ने की शक्ति नहीं थी। एड्स बाय पॉप फ्यूचर। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह बोझिल बनी रहना चाहती थी। वह उस तुच्छ वादे पर भरोसा नहीं करेगी जो उसने किसी को क्षणिक आवेग में तोपा था। उसने मिनास मार्ग में केवल कुछ ही समय बिताया था, लेकिन उसे यह जगह वाकई पसंद आई। मैं सिस्टम चर्च में बपतिस्मा लेना चाहती हूँ, एक क्लास लेना चाहती हूँ और अपनी योग्यता के अनुरूप पद पाना चाहती हूँ, उसने आत्मविश्वास से कहा। सेठ सिर्फ मुस्कुरा सकता था। वह उसे मिली मदद के लिए तैयार था, लेकिन वह काम करना चाहती थी। उसने इतनी भरोसेमंद लड़की को कैसे चुना? यदि तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इसके साथ ही लिनवी का अनुबंध तब तक के लिए स्थगित कर दिया गया जब तक कि वह अपनी कक्षा का चयन नहीं कर लेती और सिस्टम में प्रवेश नहीं कर लेती। मिनास मार्ग के साथ अपने रिश्ते को प्रमाणित करने के बाद कोई भी ऐसा नहीं था जो वहां से जाना चाहता था, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा सुनने को मिल सकता था जो उन्हें नहीं सुनना चाहिए था। कुछ ऐसे भी थे जो वहां से चले जाना चाहते थे क्योंकि यह उबाऊ था, लेकिन वे शिष्टाचार के कारण वहां नहीं रुके। मोनिक ने डेल्टा में अराजकता के दौरान उनकी कार्रवाई, उनकी प्रसिद्धि में वृद्धि और ओथगॉड की स्थापना के बारे में मोटे तौर पर बताया। इस समय डेल्टा में स्थिति आखिरकार शांत होने लगी थी। चूंकि शहर को अब उनकी सुरक्षा की जरूरत नहीं थी, इसलिए मोनिक ने पहले ही ओथगॉड के लिए अपनी एक योजना शुरू कर दी थी। वे कभी नहीं चाहते थे कि ओथगॉड सिर्फ एक निजी सेना बनकर रह जाए जो सामग्री के लिए कालकोठरी में खेती करे। सेठ के मूल विचारों में से एक ये था कि ओथगॉड के कुछ हिस्से को भाड़े के सैनिकों के रूप में अलग रखा जाए, जिन्हें व्यापारियों के साथ सुरक्षा के लिए कारवां में जाने के लिए काम पर रखा जा सके। तकनीकी रूप से जैसे साहसी लोगों को गिल्ड के माध्यम से गार्ड के रूप में काम पर रखा जा सकता है, लेकिन गिल्ड के मध्यस्थ के बिना। इस तरह से वे वाइस सिटी जैसी जगहों पर भी व्यापार करने में सक्षम हो जाते थे, जहां एडवेंचर गिल्ड के पास व्यवसायियों के लिए उनके पास आने के लिए पर्याप्त स्थिति नहीं थी। मिनास मार्ग ने किराए पर अच्छी तरह से प्रशिक्षित और सुसज्जित सैनिकों की कुलीन टीमों की पेशकश की। यह न केवल पैसे कमाने का एक अच्छा तरीका था, बल्कि ओथगॉड के सदस्यों के लिए अपनी नौकरी में कुछ बदलाव लाने का भी एक तरीका था। हर कोई अपनी पूरी जिंदगी पहरेदारी करना और कालकोठरी में गोता लगाना नहीं चाहता था। इस तरह से इच्छुक लोगों को घूमने फिरने का मौका मिलता था। टर्कोई जंगल भी बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन सेठ द्वारा छोड़ी गई वस्तुएं लगभग बिक चुकी थीं और उन्हें वास्तव में नई आपूर्ति की आवश्यकता थी। अंत में उनकी बातचीत जोना पर आ गई, जो वर्तमान में उनकी बैठक में मौजूद नहीं था। मोनिक ने टाइगर मैन पर एक सतर्क नजर डाली, इससे पहले कि वह तिजाहत लड़की से मिले पत्र को सामने लाती। सेठ ने पत्र पढ़ते ही भौहें सिकोड़ लीं। उसे लगा कि लेस देन शांत प्रतिक्रिया ग्रेटर देन ने उसके मन को शांत कर दिया है और उसके दिल की धड़कन कम कर दी है, इससे पहले कि वह इसे दुहू को पढ़ने के लिए दे। आमतौर पर शांत रहने वाले टाइगर मैन की आंखें लाल हो गईं और जब उसके हाथ मुट्ठी में बंध गए तो पत्र लगभग कुचल गया। और योना से अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। नहीं, वह बीटा में पहुंचने पर हमसे संपर्क करना चाहता था। उन्हें गए हुए 2 सप्ताह से थोड़ा अधिक समय हो गया था, इसलिए या तो उसे जल्दी ही फोन करना चाहिए या कुछ और हो सकता है। लेकिन जोना और महाकाव्य कवच में शपथ लेने वाली 2 टीमों का क्या हो सकता है? हम सच है, तुम्हारा क्या दुहू? मैं समझ सकता हूं अगर तुम तुरंत बीटा के लिए निकलना चाहो। नहीं, मैं कुछ दिन रुककर इंतजार करूंगा। ऐसा लगता है कि तुम इस योना पर भरोसा करते हो। अगर अगले कुछ दिनों में कोई खबर नहीं मिली तो मैं निकल जाऊंगा। एड्स बाय पॉप फ्यूचर। मोनिक, क्या तुम्हें लगता है कि जब वह जाएगा तो वह दुहू के साथ ओथगॉड की एक और टीम भेज सकेगा? सेठ ड्रोसी को बचाने के लिए साथ आना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने उसके जहाज के निर्माण में देरी की तो जलसर उसे मार डालेगी। वह अपनी बुरी अंतरात्मा को इस तथ्य से शांत करता है कि एक बार जब वह उसका शरीर खत्म कर देगा तो वह उसे ड्रोसी की खोज में मदद करने के लिए कह सकता है। उस समय उसके पास लिच के रूप में उसके पास मौजूद स्तर के करीब शक्ति होगी। वह उससे कहीं ज्यादा मददगार होगी। वे कुछ देर और बात करते रहे, फिर मीटिंग खत्म हुई और सेठ ने बाकी लॉर्ड्स को नई चीजें सौंप दी। टेका को आखिरकार महाकाव्य और अवशेष रेटे का एक नया सेट मिल गया, लेकिन सेठ ने उसे वादा किया कि जब उसे घर वापस लाए गए सभी सामानों के साथ काम करने का कुछ समय मिलेगा तो वह उसे भी बेहतर कुछ देगा। सामान आइटम प्ला प्ला प्ला। जब सभी चले गए तो सेठ को लिडिया की याद आई और वह उसे वापस लाने के लिए कमरे से बाहर भागा। दालान में उसने साइबरबॉट को अजुल और आर्चर के साथ खुशी से बात करते हुए देखा। उसने आसानी से मिनास मार्ग के इन नए सदस्यों से दोस्ती कर ली थी। इससे उसे एक और विचार आया। लिडिया, 1 मिनट रुको, क्या तुम वापस आ सकती हो? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उसने आवाज लगाई। युवती आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़ी। वह अपनी 2 सहेलियों से अलग हुई और बैठक कक्ष में वापस आ गई। लिडिया, तुम कैसी हो? जब वे दोनों बैठ गए तो उसने पूछा। ठीक है, मुझे लगता है यह अचानक कहां से आ गया? उसने आश्चर्य से पूछा। बस मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहले आपके मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया था और मैं माफी मांगना चाहता हूं, उन्होंने गंभीरता से कहा। आप क्या कह रहे हैं? आप व्यस्त थे और मैं कोई असहाय छोटी बच्ची नहीं हूं। मुझे समाधान खोजने के लिए मिनास मार्ग के संसाधनों का उपयोग करने देना ही काफी है। जब उसने सुना कि लिडिया उसे नाराज नहीं है तो उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। खैर, कारण याब मेरे पास वास्तव में 2 हैं। प्रारंभिक कारण जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया था वह यह था कि मेरे पास तुम्हारे घावों को ठीक करने का एक तरीका हो सकता है। वह भी बोलना समाप्त भी नहीं कर पाया था कि लिडिया उसकी गोद में बैठ गई और उसका कॉलर पकड़ लिया। उसका चेहरा बहुत करीब था और वह उसकी आंखों में घूर रही थी। सचमुच तुम आदमी हो? उसने उत्साह से पूछा। जैसा कि मैंने कहा, शायद मुझे यकीन नहीं है, हमें इसे देखने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने उसे गोल्डन फ्लीस के बारे में थोड़ा समझाया और वह इस बात से सहमत हुई कि इस तरह की पृष्ठभूमि के साथ जादू काम कर सकता है।
ठीक है, चलो कोशिश करते हैं, उसने कहा, पलटी और उसकी ओर पीट करके कपड़े उतारने लगी। क्या तुम नग्न क्यों हो रहे हो? तेह, क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम मेरे जख्मी शरीर को देखकर उत्तेजित हो रहे हो? उसने चिढ़ाते हुए कहा। चिंता मत करो, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, ये सिर्फ इसलिए है ताकि हम देख सकें कि क्या ये वास्तव में काम करता है। वह एक कुर्सी पर घूमी और उस पर उल्टी होकर बैठ गई तथा अपनी नंगी पीठ उसके सामने कर दी। उसकी पतली सुडौल पीठ का लगभग आधा हिस्सा काले, बुरी तरह से ठीक हुए निशानों से ढका हुआ था। वे अभी भी एक तरह का धुआं छोड़ रहे थे। चलो सुपीरियर हील से शुरू करते हैं, उसने कहा और युवती की पीठ पर जादू कर दिया। निशान दिखने लगे और लिडिया ने राहत भरी कराह निकाली। जादू खत्म होने तक सब कुछ ठीक लग रहा था। घाव फिर से उभरने और धुआं फिर से उभरने के कारण ठीक हुई त्वचा तुरंत खराब होने लगी। मुझे खेद है, मुझे लगा कि यह पर्याप्त होगा, उसने लिडिया को दर्द से कराहते हुए देखकर कहा। कोई बात नहीं, मैं इसे ले सकती हूँ, उसने कहा। वह पहले भी कई बार इस स्थिति से गुजर चुकी थी। अगली बार मैं सुपीरियर प्यूरिफिकेशन का इस्तेमाल करूंगा, मुझे यकीन है कि यह मियाज़मा को बाहर निकाल सकता है, सेठ ने दृढ़ता से कहा। जाहिर है, धुंध ही बड़ी समस्या थी। जब उसने कौशल का इस्तेमाल किया तो उसका आत्मविश्वास डगमगा गया, लेकिन इसके इस्तेमाल के बाद कोई स्पष्ट बदलाव नहीं हुआ। वह थोड़ा उदास हो गया। सेठ को पूरा यकीन था कि ये कौशल काम करेंगे। समस्या क्या है? लिडिया ने अचानक पूछा। आह, मुझे खेद है, ऐसा लगता है कि यह काम नहीं करेगा। क्या बात कर रहे हो? अभी तो बहुत अच्छा हो गया है, चलते रहो। आश्चर्यचकित होकर सेठ ने शुद्धिकरण का उपयोग जारी रखा। तीसरी बार के बाद अंततः अंधेरे धुंध में एक स्पष्ट परिवर्तन दिखाई दिया। हर कास्टिंग के साथ लिडिया स्पष्ट रूप से कराती रही। हे भगवान, मुझे लगता है कि यह वास्तव में पूरी तरह से चला गया है, लिडिया ने आंखों में आंसू भरकर कहा। सेठ ने एक सुपीरियर हील के साथ इसे समाप्त किया, जिससे निशान हमेशा के लिए गायब हो गए। निशान और दर्द हमेशा के लिए गायब होते देख अर्धनग्न लिडिया राहत में रोने से खुद को रोक नहीं पाई। उसका चेहरा नाक के बलगम और आंसुओं से लथपथ था और वह उसके सामने गिर पड़ी और उसने उसे कसकर गले लगाने से मना कर दिया। वह केवल अजीब तरह से उसकी पीठ थपथपा सकता था। अब सब ठीक है, उसने उसके शांत होने का इंतजार किया और फिर उस दूसरे मामले पर बात की जिसके बारे में वह सोच रहा था। लिडिया, मैंने तुम्हें रुकने के लिए इसलिए कहा था ताकि मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकूं। टीम का नेता बनने के बारे में तुम क्या सोचती हो? एड्स बाय पर फ्यूचर कोफाई दानाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 363 गोलेम कारीगर। सर्वनाश का लोहार C363 गोलेम कारीगर। एड्स बाय पर फ्यूचर अध्याय 363 गोलेम कारीगर। तुमने क्या कहा? लिडिया ने आश्चर्य से कहा और सेठ को उसके शरीर का पूरा नजारा देखने से बचने के लिए उसे कसकर गले लगाना पड़ा। मूल रूप से फील्ड सर्विस दो टीमों से बनी थी, यूलकैट्स और उनकी पार्टी जिसका नेतृत्व अब मोनिक कर रही है। हालांकि ओथगॉड की स्थापना के बाद इन टीमों का विस्तार करने की हमेशा योजना थी। वे उच्च स्तरीय टीमें थीं जो लूट के लिए कठिन काल कोठरियों में काम करती थीं। सेठ ने देखा था कि लिडिया अज़ुल और आर्चर के साथ काफी अच्छी तरह से घुल मिल रही है, जो संभवतः सबसे शक्तिशाली नए सदस्य हैं। चूंकि वह कुछ ही दिनों में उनसे दोस्ती करने में कामयाब हो गई थी, तो क्यों न उसे यह पद दिया जाए। हाँ, मैंने देखा कि तुम अज़ुल और आर्चर के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हो। तुम्हारे साथ वे पहले से ही 3 हैं, क्यों न तुम ओथगॉड से कुछ लोगों को तीसरी फील्ड सर्विस टीम के लिए चुन लो, उसने सुझाव दिया। यद्यपि वह संस्थापक सदस्यों के रूप में परिभाषित लॉर्ड्स में शामिल नहीं हो सकी, फिर भी फील्ड टीम का नेता होना उनके लिए समकक्ष दर्जा था। इसका मतलब यह था कि उसे अपनी टीम के लिए ओथगॉड के सदस्यों को आदेश देने और चुनने का अधिकार था। इसका यह भी मतलब था कि वह सेठ से व्यक्तिगत उपकरण मान सकती थी। इससे पहले विलिस परिवार के सदस्य के रूप में उन्हें हमेशा बड़े फैसलों से बाहर रखा जाता था और उन्हें खुद को साबित करने का कभी मौका नहीं मिला। अपने नए घर में चमकने का मौका पाकर वह दोगुनी खुश थी। हाँ, मैं तुरंत ही इस पर काम करूंगा। शायद तुम्हें पहले कपड़े पहन लेने चाहिए, उसने अपनी आंखें ढकते हुए कहा। पफ, ऐसे मत करो, देखो मैं पूरी तरह तैयार हूं, उसने जल्दी से अलविदा कहा और अज़ुल और आर्चर को पकड़ने के लिए भाग गई। सेठ ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। आखिरकार फिर से शांति हो गई। वह मेज पर बैठ गया और उन बातों पर चर्चा करता रहा जिनके बारे में उन्होंने बात की थी और अब से उसे क्या करना है। एड्स बाय पर फ्यूचर मैनुअल से प्राप्त ज्ञान उसके मस्तिष्क में आतिशबाजी की तरह नए विचार उत्पन्न करता रहा, लेकिन वह एक बात के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। आप बीटा के साथ उस मामले में मदद करेंगे, है ना? हाँ, आप 2 सप्ताह से भी कम समय में वहां पहुंच सकते हैं, है ना? बिल्कुल, सब कुछ ठीक है, जरूर। यह अधिक विश्वसनीय होता यदि आप अभी आर्मरेस को नहीं कुचल रहे होते। ओह, मुझे खुद को यह समझाने में मुश्किल हो रही है कि जल्दबाजी न करना सही निर्णय है। तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? तुम योना पर भरोसा करते हो, है ना? और उसके साथ ओथगॉड भी है। एक बार जब तुमने मेरा जहाज बना लिया तो हम कुछ ही घंटों में वहां पहुंच जाएंगे, ग्लिच उससे आग्रह करता रहा। अच्छा, वह उठकर खींचा चला आया। तो फिर चलो आपके इतने कीमती शरीर पर काम शुरू करते हैं। सेठ ने बहुत सी चीजें मिस की थी और वह कुछ और दिन आराम करना चाहता था, जैसे बार अकादमी जाना, मीना के साथ डेट पर जाना या फिर के साथ गेम खेलना। हालांकि वह उस पत्र को पढ़ने के बाद शांत नहीं हो सका। एड्स बाय पर फ्यूचर रोसी और उसके लोग खतरे में थे, लेकिन वह भाग नहीं सकता था। अगर वह स्थिति के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता था तो उसने किसी तरह से हल करने का प्रयास किया। लोहार कई हफ्तों तक गायब रहने के बाद अपनी सेठ गुफा में वापस आ गया। मिनास मार्ग की रखरखाव प्रणाली की बदौलत वहां बिल्कुल भी गंदगी या धूल नहीं थी। यह उसके लिए थोड़ा अवास्तविक था कि कार्यशाला पिछली बार की तरह ही अलग नहीं दिख रही थी जब वह यहाँ आया था। मानो वह कभी गया ही नहीं था। अपने दोस्तों के साथ भोजन करने के अलावा सेठ ने बाकी दिन यही बिताया और जलसर के नए शरीर के ब्लूप्रिंट पर काम किया। अपने लेस देन ब्लूप्रिंट ग्रेटर देन कौशल का उपयोग करके उसने सभी चरणों की अच्छी तरह से योजना बनाई, उन्हें याद किया और उन्हें यहाँ वहाँ ठीक किया। लेस देन डिंग, आपका कौशल ब्लूप्रिंट स्तर 4 ब्लूप्रिंट स्तर 5 बन गया है। ग्रेटर देन, उसने नए जहाज के ब्लूप्रिंट पर अपना काम पूरा करने के ठीक बाद अधिसूचना सुनी। लेस देन ब्लूप्रिंट ग्रेटर देन को लेवल अप किए हुए काफी समय हो गया था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि जब से उसके कौशल में वृद्धि हुई थी तब से वह इसका बहुत अधिक उपयोग नहीं कर रहा था। इसके बावजूद ये भविष्य में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि सेठ ने लेस देन आविष्कारक का खून ग्रेटर देन विशेषता चुनने का फैसला किया था। अपने मस्तिष्क में डाले गए नए ज्ञान के साथ उसने हथियारों के अलावा भविष्य के लिए बहुत सारी नई संभावनाएं देखी। उसे वे आत्मा याद आई जो उसने तब इकट्ठी की थी जब कारवां पर ईश्वरशाही के बचे हुए लोगों ने हमला किया था। उसने उन्हें इसलिए उठाया था क्योंकि उन लोगों ने अपनी जान की भीख मांगी थी। उस समय उनके पास उनकी मदद करने के लिए कोई और विकल्प नहीं था। हालांकि संभावनाएं कम थी, सेठ ने सोचा कि वह जो सबसे अच्छा कर सकता था वह था उनके अहंकार को बनाए रखना और उन्हें अहंकार के हथियार में बदलना। अब वह उन्हें रहस्यमय साइबॉर्ग के रूप में पुनर्जीवित करने में सक्षम हो सकता है। यही कारण था कि लेस देन ब्लूप्रिंट ग्रेटर देन का महत्व बढ़ गया। इस कौशल ने विशेष रूप से रचनाओं की योजना और सैद्धांतिक परीक्षण को बहुत आसान बना दिया। इसके अलावा सिस्टम मार्गदर्शन भी था जो उन्हें उत्पादन प्रक्रिया में अभ्यस्त होने में मदद कर सकता था। योजना चरण समाप्त करने के बाद सेठ बैठ गया और एक पल के लिए विचार किया। अंततः अपनी कक्षा उन्नति के गुण के रूप में लेस देन आविष्कारक का ग्रेटर देन का चयन किया। लेस देन डिंग, आपकी प्राथमिक कक्षा आगे बढ़ गई है। ग्रेटर देन, लेस देन डिंग, आपके कौशल विंडो में नए कौशल जोड़े गए हैं, कृपया जांचें। ग्रेटर देन, लेस देन डिंग, आपकी प्राथमिक कक्षा की उन्नति के कारण आपके कुछ कौशलों को अतिरिक्त विकल्प प्राप्त हुए हैं, कृपया जांच करें। उसके दिमाग में संदेश गूंज रहे थे। उसने अफसोस जताया कि इस तरह के बदलावों के लिए कोई पैच नोट नहीं थे। उसे खुद ही बदलावों और सुधारों की तलाश करनी थी। नए कौशल को देखना आसान था। इसमें एक निष्क्रिय कौशल लेस देन इंजीनियर ग्रेटर देन था, जो उन उपकरणों और ब्लूप्रिंटिंग वस्तुओं में समग्र सुधार करता था जो न तो हथियार थे और न ही कवच। दूसरा नया कौशल जिसे लेस देन गोलेम आर्टिसन ग्रेटर देन कहा जाता है। ये वह कौशल था जिसने उसे एहसास कराया कि एक अद्वितीय वर्ग के लिए वर्ग उन्नति का क्या मतलब है।
चूंकि यह सचमुच अद्वितीय था, इसलिए कोई व्यक्ति या तो वर्ग का निर्माण कर सकता था या उसे विरासत में प्राप्त कर सकता था। सेठ के लिए वर्ग उन्नति एक संभावना थी कि वह अपने पूर्ववर्ती द्वारा पहले से चले गए रास्तों में से एक को चुन सके और उन कौशलों को अनलॉक कर सके जो मूल रूप से मूल वर्ग का हिस्सा नहीं थे। उदाहरण के लिए, यदि सेठ की कभी मृत्यु हो जाती है और कोई अन्य व्यक्ति स्पिरिट ब्लैकस्मिथ बन जाता है, तो संभवतः उनके पास उन्नति के विकल्प के रूप में लेस देन आर्क का परिजन ग्रेटर देन होगा, क्योंकि यह आधार वर्ग का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक विशेषता थी जिसे उसने अपने काम के माध्यम से प्राप्त किया था। यह एहसास उसे इसलिए हुआ क्योंकि लेस देन गोलेम आर्टिसन ग्रेटर देन आर्क सल्जार के विचार से बहुत मिलता जुलता था, लेकिन यह ऑटोमेटन की तुलना में गोलेम की ओर अधिक झुका हुआ था। सेरबेरस संभवतः इसी कौशल का उत्पाद था। सबसे बड़ा अंतर यह था कि यह विधि बहुत आसान थी। इसमें गोलेम कोर पर इस्तेमाल की जाने वाली संरचनाओं को आत्मा पर उकेरना शामिल था। शरीर किस तरह की सामग्रियों से बनाया जा सकता है, गोलेम की बुद्धि क्या है और वह किन कौशलों का उपयोग करने में सक्षम होगा। परिणामी गोलेम का समग्र प्रदर्शन पूरी तरह से उत्पादन में प्रयुक्त आत्मा की शक्ति और गुणवत्ता पर आधारित था। इस विधि ने सल्जार द्वारा फेंके गए सभी सैद्धांतिक सामान को छोड़ दिया, ठीक उसी तरह जैसे सेठ ने टोकन बनाया था। तकनीकी रूप से टोकन इस कौशल का एक आकस्मिक कार्यान्वयन था। यह तथ्य कि सल्जार अपने मानव शरीर को मूर्त रूप देने में सक्षम थी, उसकी शक्ति का प्रमाण था कि वह अपने लिए एक आदर्श शरीर का निर्माण करने में सफल रही। लेकिन टोकन की तरह ही यह तरीका भी बहुत अक्षम था और बहुत सारी संभावनाओं को बर्बाद कर देता था। परिणाम बहुत अलग अलग होंगे। तुलना करें तो अगर सेठ पहले एक बर्तन का निर्माण करता है जबकि आत्मा केवल नियंत्रण इकाई के रूप में काम करती है, तो परिणामी ताकत ज्यादातर उत्पादन में इस्तेमाल की गई सामग्रियों पर निर्भर करेगी। एक जैसे परिणाम के लिए दो तरीके। इसने सेठ को मानव और बौने लोहारों के बीच के अंतर की याद दिला दी। बौने अपने कौशल की कसम खाते थे और सर्वोत्तम परिणामों के लिए सही सामग्री का उपयोग करते थे। दूसरी ओर मनुष्य तकनीकी तरीकों के माध्यम से सामग्री या कौशल की कमी के लिए समझौता करने के तरीके खोज लेंगे। यदि किसी के पास मजबूत आत्माओं का विशाल भंडार हो जहां अनुकूलन से कोई फर्क न पड़े, तो कौन जटिल और समय लेने वाले काम से परेशान होगा। इससे सेठ को अपने पूर्ववर्ती के बारे में सोचना पड़ा। वह किस तरह का व्यक्ति था जिसके पास लगातार विशाल या उच्च गुणवत्ता वाली आत्माएं थी कि उसने पहले जहाज बनाने की जहमत नहीं उठाई। सेठ ने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि उसके पूर्ववर्ती ने इसके बारे में नहीं सोचा था। आप मरे हुए लोगों के बारे में बाद में सोच सकते हैं। क्या आप जल्दी में नहीं थे? लिच ने उसे उसके विचारों से बाहर निकाला। वह सही थी, यह उन चीजों के बारे में चिंता करने का समय नहीं था। यह अच्छा था कि उसके पास दो नए कौशल थे जो उसे ज्ञान और लाभ प्रदान करते थे। वह सल्जार के शरीर के लिए किसी भी मदद का उपयोग कर सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन कोफाई दानाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 364 कैनवास। सर्वनाश का लोहार C364 कैनवास। एड्स बाय पब फ्यूचर अध्याय 364 कैनवास। जब सेठ ने बर्तन बनाने की प्रक्रिया को पूरी तरह से समझ लिया तो वह वास्तविक काम शुरू करने के लिए तैयार था। उसे पूरा भरोसा था कि वह इसे सामान्य सामग्री से भी बना सकता है। समस्या ये थी कि अन्य लेलीफोन के शरीर को, जिस सिंहासन को उसने खोजा था, अपने शरीर के लिए सामग्री के रूप में इस्तेमाल करने पर जोर दिया। जिस देवदूत के शरीर को उसने गढ़ा था उसकी तरह ये भी सिस्टम द्वारा मान्यता प्राप्त सामग्री नहीं थी। इससे उसके लिए इसका इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि उसे धातु को देखते ही उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता था। इस जानकारी के अभाव में उसे ऐसा महसूस होता था जैसे वह एक आंख से अंधा हो गया हो। निष्कर्ष रूप में इसका मूल्यांकन न कर पाने का अर्थ यह भी था कि सामग्री उसकी सामग्री सूची में नहीं थी, जिसका अर्थ था कि वह इसका उपयोग ब्लूप्रिंटिंग में भी नहीं कर सकता था और वह लेस देन ब्लूप्रिंट ग्रेटर देन के सिस्टम मार्गदर्शन का उपयोग नहीं कर सकता था। हालांकि यह अजीब लगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह ऐसा नहीं कर सकता था। उसे बस अपने अनुभव और कौशल पर भरोसा करना था। उसने देवदूत का शरीर बाहर निकाला जिसे जादूगरनी ने बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था। बाहर से देखने पर यह धातु के पंखों और आंखों का ढेर जैसा लग रहा था। हालांकि जब उसने पूरी चीज को अलग करना शुरू किया तो उसका भयानक शरीर सामने आ गया। राजसी दिखने वाले पंखों के नीचे मोटे मांसल तंतु थे जो आंखों से ढके हुए थे। जिस शरीर से ये तंतु निकले थे वह एक गोलाकार था जिसके हर पहलू पर एक आंख थी। वहां कोई छिद्र नहीं था। जब पंख उखाड़ दिए गए तो ये बहुत ही भयावह और विचित्र लग रहा था। अगला कदम था इसे एक उपयोगी आकार में बदलना। लेस देन पायरोकिनेसिस ग्रेटर देन को प्लाज्मा कटर की तरह इस्तेमाल करते हुए सेठ ने इस भयानक चीज को बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ दिया और फिर उसे अपनी भट्टी में ले गया। पहली बार सेठ वास्तव में उन बदलावों को महसूस कर सकता था जो लेस देन आर्क के परिजन ग्रेटर देन अपने साथ लेकर आए थे। यात्रा या लड़ाई के दौरान उसके पास वास्तव में इस पर ध्यान केंद्रित करने का समय नहीं था। अपनी कार्यशाला के शांत वातावरण में उसके सामने केवल भट्टी की गर्जना के साथ वह अंततः परिवर्तन का पता लगा सकता था। इस शांत क्षण में वह अपने सामने की लौ के साथ एक गहरा संबंध महसूस कर सकता था। जब उसने अभी उसे पकड़ा था उससे भी अधिक गहरा। यह एक ठोस बंधन था और बहुत गर्मजोशी और सद्भावना को महसूस कर सकता था जो आत्मा की लौ उसके प्रति रखती थी। दिव्य धातु के साथ काम करने में सिस्टम सहायता की कमी ने इस धारणा को और गहरा कर दिया। उसे अब स्मेल्टर की सिस्टम विंडो और नियंत्रण की आवश्यकता नहीं थी। उसे लौ के रंग या अंदर की धातु पर आंख मूंद कर भरोसा करने की भी जरूरत नहीं थी। सेठ भट्टी के अंदर हो रहे बदलाव को ठीक से महसूस कर पा रहा था, मानो वे उसके शरीर का हिस्सा हो। लौ का तापमान, धातु की गर्मी और जैसे जैसे वह आग के साथ घनिष्ठता से जुड़ता गया उसने महसूस किया कि यह बंधन मजबूत होता जा रहा है। एड्स बाय पब फ्यूचर लेस देन पायरोकिनेसिस ग्रेटर देन के विपरीत, जिसमें मुख्यतः आग के आकार को समझना और उसमें हेरफेर करना शामिल था, यह एक संचार की तरह था। इसे अब स्तरों या अन्य सिस्टम मैट्रिक्स द्वारा नहीं मापा जाता था, लेकिन सेठ को इसमें सुधार महसूस हो रहा था। जब तक वह इसका आदी होता रहा वह इसे लेस देन पायरोकिनेसिस ग्रेटर देन के साथ जोड़ सकता था। उसकी युद्ध क्षमता में बहुत वृद्धि होगी। बंधन जितना गहरा होगा, जादू का उपयोग किए बिना अचानक स्थिति में इसे बुलाना उतना ही आसान हो जाएगा। सिस्टम सहायता की कमी के बावजूद वह सटीक रूप से यह पता लगाने में सक्षम था कि धातु कब तलीकृत हुई और कब उसे कास्टिंग मोल्ड्स में डालना है। इसमें कुछ ध्यान करने जैसा था और इसने सेठ को उस पत्र को पढ़ने के बाद आखिरकार वास्तव में शांत होने में मदद की। लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा था। उसे लगा कि उस पर से दबाव हट रहा है जिसका उसे एहसास ही नहीं था। उसे कुछ देर तक चुपचाप बैठना पड़ा जब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि यह शायद लेस देन शांत प्रतिक्रिया ग्रेटर देन का नतीजा था। हालांकि उसने सोचा था कि पिछले कुछ हफ्तों में वह काफी हद तक ठीक रहा है, लेकिन यह मुख्य रूप से इस कौशल की बदौलत ही था कि वह 30 मिनट में घबराता नहीं था। अब लौ के साथ ध्यान में ये दुष्प्रभाव समाप्त हो गए। उसे पता भी नहीं चला कि रात काफी हो चुकी थी जब उसने धातु की आखिरी पट्टी एक तरफ रख दी। कल से हम तुम्हारे शरीर के अंगों को गढ़ना शुरू कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम खुश हो, सेठ ने थके हुए स्वर में कहा। मैं आपकी प्रगति से संतुष्ट हूं। चूंकि सेठ अभी लौटा था इसलिए उसे टावर मास्टर के रूप में अपनी पूरी ड्यूटी पर लौटने में कुछ समय लगेगा। सुबह की एक छोटी सी मीटिंग के बाद वह जहाज में काम करने के लिए स्वतंत्र था। लेकिन तुरंत वापस जाने के बजाय उसने टॉवर में स्थिति को देखने के लिए कुछ समय लिया। उसने फिन को पिप, रूबी और अन्य बच्चों के साथ खेलते हुए पाया। प्रयोगशालाओं में एलिसन और ईवी से मिलने जाने से पहले सेठ को थोड़ी देर साथ खेलने के लिए राजी किया गया। उसे पता चला कि परी के खिलाफ कैच खेलना कितना अनुचित था। वह जीत की तलाश में निर्दयी थी। कम से कम उसने सेठ पर कोई दया नहीं दिखाई। प्रयोगशालाओं में कुछ भी ज्यादा बदलाव नहीं हुआ था, जहां एलिसन और ईवी अपना अधिकांश समय बंद रहकर बिताते थे। एलिसन ने उसे नई स्याही की एक पंक्ति दिखाई जिसे उसने विकसित किया था और जब वे बात कर रहे थे सेठ को मास्टर माउंटेन द्वारा दी गई किताबें याद आ गईं। उन्होंने एलिसन के साथ जो कुछ हुआ था उसे समझाया और उसे पढ़ने के लिए विदेशी कीमिया पर किताब दी। ईवी अभी भी खुश थी कि उसका स्थानिक बीकन वास्तव में काम कर गया था। सभी की बातें सुनकर कि क्या गलत हो सकता था, लोहार थोड़ा बेचैन हो गया। शायद उसने इस पर थोड़ा ज्यादा भरोसा किया था। वह खुश था कि उसने चिमेरा और शरणार्थियों को बचाव बलों के पास छोड़ दिया था। इतने सारे लोगों के साथ शायद कुछ भयानक हो सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर उनका अंतिम पड़ाव जड़ी बूटी के बगीचे में जाना था, जहां उनकी मुलाकात बिल्को और फार्मासिस्ट ओटो से हुई। बाद वाले ने बच्चों और खासकर पिप द्वारा पौधों की देखभाल में दिखाए गए कौशल के बारे में उत्साहपूर्वक बात की। ओटो ने तो यहां तक कहा कि वह मिनास मार में बच्चों के समूह का प्रभारी बनने के लिए भी कह सकता है।
वह न केवल उनके कौशल से प्रभावित था, बल्कि वह उन्हें पढ़ाना भी चाहता था और उनसे सीखना भी चाहता था। सेठ को उस विचित्र फार्मासिस्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे बुलको ने ही इस काम के लिए बुलाया था। जब तक पिप इस बात पर सहमत था, तब तक कोई समस्या नहीं थी। सेठ ने मीना के साथ दोपहर का भोजन किया और फिर कार्यशाला में वापस लौटा, जहां उसने वेदांत को उसका इंतजार करते हुए पाया। वेदन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने युवा बौने से पूछा। नमस्ते टावर मास्टर, मैं काम पर आया हूँ क्योंकि यह कल ही तय हुआ था। बौने ने उत्सुकता से उत्तर दिया। बस मुझे सेठ ही कहते रहो वेदन, मुझे तुम्हारा उत्साह पसंद है, लेकिन तुम्हें अभी भी कुछ दिन आराम करने की जरूरत है, सच में। बौने के चेहरे पर निराशा देखकर उसे बुरा लगा, ऐसा लग रहा था जैसे किसी दुखी पिल्ले को देख रहा हो। इस बौने को काम करना कितना पसंद था। क्या होगा अगर हम यहाँ आपके लिए एक निजी कार्यशाला बना दें? इसमें अधिकतम 1 या 2 दिन लगेंगे, फिर आप अपनी मर्जी से जितना चाहें उतना काम कर सकते हैं, उन्होंने सुझाव दिया। टावर के मेंटेनेंस बॉक्स को वर्कशॉप के लिए दूसरी जगह बनाने और उसे परिष्कृत करने में बहुत समय लगेगा। जब उन्होंने इसका जिक्र किया तो वेदन की आंखें चमक उठी। मेरी अपनी कार्यशाला, हाँ, फिर इसके तैयार होने तक 2 दिन की छुट्टी ले लो। बौने ने सिर हिलाया और भाग गया। सेठ को वास्तव में पता था कि उसका सौदा क्या था, लेकिन वह प्रेरित कर्मचारियों के बारे में शिकायत नहीं करेगा। इससे पहले कि वह इसे भूल जाए, वह नई कार्यशाला के निर्माण के लिए आदेश देने के लिए नियंत्रण केंद्र में लौट आया। फिर वह आखिरकार बर्तन पर अपना काम शुरू करने के लिए कार्यशाला में लौट आया। हालांकि दिन अभी छोटा नहीं था, लेकिन लोहार को पहला कदम पूरा करने के लिए देर रात तक काम नहीं करना पड़ा। यह पहला कदम काफी सरल था और इसके लिए उसे केवल एक सरलीकृत मानव कंकाल को कुशलता से गढ़ने की आवश्यकता थी। विदेशी धातु के गुणों को समझने में उसे कुछ समय लगा, लेकिन देवदूत के शरीर के साथ पहले से ही ऐसा ही अनुभव था। एक बार जब वह सामग्री के गुणों से परिचित हो गया तो उसके लिए कोई बड़ी तकनीकी चुनौती नहीं थी, खासकर तब जब उसे लेस देन ब्लूप्रिंट ग्रेटर देन में आकृति भरने के लिए कुछ सड़ी हुई हड्डियों का अध्ययन नहीं करना पड़ा। यद्यपि वह अंतिम उत्पाद बनाने के लिए लेस देन ब्लूप्रिंट ग्रेटर देन का उपयोग नहीं कर सकता था, फिर भी वह देवदूत की धातु के साथ ऐसा करने से पहले इसका अनुभव प्राप्त करने के लिए एक अलग सामग्री से कुछ अधिक कठिन भागों को बना सकता था। चूंकि यह मुख्यतः फोजिंग था जो उनकी विशेषता थी, इसलिए आधार तैयार करने में अधिक समय नहीं लगा। वास्तविक चुनौती अगला कदम था, इस आधार पर सभी प्रकार के जादू और सारणियों को उकेरना। एड्स बाय पब फ्यूचर को फायदा नाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें, उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार, अध्याय 365, चित्र हृदय। सर्वनाश का लोहार, C365, चित्र हृदय। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 365, चित्र हृदय। सेठ ने दूसरा दिन इन मैकेनिक हड्डियों में जादू की नक्काशी करने में बिताया। शक्ति के लिए चैनल, आंदोलनों के लिए सरणियां, ये लंबे समय से नहीं था जब उसने अपनी जादू की मेज पर सर्किट को नक्काशी करने पर इतना ध्यान दिया था। हाल ही में राक्षसी गाथाएं और शिलालेख उनकी दूसरी कक्षा के कारण उनके काम का केंद्र बन गए थे। अब उन्हें एहसास हुआ कि कुछ विशेष चीजें थीं जो उन कौशलों के साथ हासिल नहीं की जा सकती थी। राक्षसी कौशल काफी हद तक जैविक थे और उनकी शक्ति में बहुत विविधता थी, लेकिन प्रभाव अक्सर बहुत खास और मजबूत होते थे। दूसरी ओर ये पारंपरिक जादू बहुत तकनीकी थे, उनका पूर्वानुमानित प्रभाव और स्थिर आउटपुट था, वे इस तरह के काम के लिए अधिक उपयुक्त थे। इसी कारण से अल-जलसर की प्रारंभिक पुस्तिका में कोई भी स्मृति गाथा गीत शामिल नहीं था। आत्मा को प्रभावित करने के लिए होश की विविधता भी सुपर शक्तिशाली जादूगरनी के लिए विशेष थी। भविष्य में बेहतर परिणामों के लिए अन्य तकनीकों को शामिल करने के तरीकों की तलाश करना सेठ पर निर्भर होगा। धातु के कंकाल को परिष्कृत करने पर काम करते समय उसके दिमाग में बहुत सारी प्रेरणाएं तैर रही थी। सर्किट खुद बहुत जटिल नहीं थे, बस बहुत कुछ था जिसकी वजह से इसमें बहुत समय लगा। उसे बुनियादी सर्किट को छापने में पूरा दिन लग गया, जिससे एक विस्तृत श्रृंखला में सहज गति संभव हो सके। अन्यथा परिणाम मांस की परत से ढके एक अजीब एनिमेट्रॉनिक जैसा दिख सकता था। लेकिन उन्होंने अनुकूलन और यांत्रिकी कार्य नहीं किए। वजन कम करने और पोत की समग्र शक्ति और गति को मजबूत करने के लिए सर्किट थे। भारी अज्ञात धातु से बने होने के बावजूद जादूगरनी को समग्र वृद्धि के कारण अपने शरीर में कोई अंतर महसूस नहीं होगा। एक बार फिर, यह केवल इसलिए संभव था क्योंकि यह हल था। इन सभी सर्किटों की संयुक्त ऊर्जा लागत आसानी से एक बड़ी आत्मा को खत्म कर देगी। जादूगरनी के मामले में यह उसके प्राकृतिक मन पुनर्जनन का केवल एक अंश था। यह एक और बात थी जिसे उसे ध्यान में रखना होगा जब वह इसे अन्य आत्माओं के लिए दोहराने की कोशिश करेगा। उन्होंने अगले दिन सर्किट का चरण पूरा किया जब उन्होंने सभी चैनल और कंट्रोल एरे को एक जगह पर ले जाने के लिए तैयार किया, जहां वे अंततः कोर इंटरफेस में संयोजित हो गए। यह अंतिम चरण था। इस कोर को बनाना और उसमें डालना, बर्तन का हृदय और आत्मा का आश्रय स्थल अंतिम चरण था। यह एकमात्र ऐसा चरण भी था जिसमें गाथा गीत और शिलालेख गणना शामिल था। ये कोर पर शपथ प्रतिबंध लागू करना था। क्या तुम तैयार हो? अल पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, चलो ऐसा करते हैं। मुझे शुभकामनाएं दें। इसके साथ ही सेठ ने टोकन से लिख की आत्मा को हटा दिया। महाकाव्य अहंकार आत्मा उसके हाथ में चमक उठी। ये वास्तव में किसी भी प्राणी के लिए सबसे कमजोर था, यहाँ तक कि अल-जलसर जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी अगर सेठ चाहता तो आत्मा को कुचल सकता था और उसका जीवन समाप्त कर सकता था। जब वे पहली बार मिले थे तो उसके पास उस पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब उसने खुद ही यह मांगा था। यह अभूतपूर्व मात्रा में भरोसा था। एक सेठ ने बदले में भरोसा करने का इरादा किया। बेशक उसे एक सुपर शक्तिशाली, भूतपूर्व लिच और उन्मुक्त शरीर देने के बारे में संदेह था। शायद यही कारण था कि उसने खुद अपने ब्लूप्रिंट में शपथ प्रतिबंध जोड़ा था। अगर वह मिनास मार के खिलाफ जाती तो उसका कोर बाहर निकल जाता, ठीक वैसे ही जैसे शपथ का वचन उपयोगी हो जाता। हालांकि सेठ विश्वास की इस छलांग को लेना चाहता था। जादूगरनी ने उनकी मुलाकात के बाद से ही उनकी बहुत मदद की थी। हालांकि अल-जलसर की मूल पुस्तिका में शपथ प्रतिबंध शामिल था, सेठ ने इसे छोड़ने की योजना बनाई। सबसे खराब स्थिति में उसे अल-जलसर से लड़ना होगा। लेस देन चालाक फेल से ग्रेटर देन ने उसे भरोसा दिलाया कि अगर वाकई उनके बीच लड़ाई हुई तो वह उस पर भरोसा कर लेगा। लेकिन उसे उम्मीद थी कि ऐसा नहीं होगा। वह उस पर भरोसा करना चाहता था। टोकन से हड्डी की प्लेट को हटाकर उसने इसे आत्माओं की शरण में फिर से बनाना शुरू कर दिया, जो तब कोर का मुख्य हिस्सा होगा। यह एक बहुत ही बढ़िया काम था क्योंकि उसने हड्डी की प्लेट को नियंत्रण इंटरफेस के लिए कई कनेक्शनों के साथ न्यूरॉन जैसी चीज में बदल दिया। फिर इस न्यूरॉन को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए लेस देन एडमेंजियम ग्रेटर देन के एक खोल में डाला गया। ये बर्तन में डाली गई एकमात्र अन्य धातु थी। जब उन्होंने इस कोर को धातु की खोपड़ी में डाला तो उन्हें एक सूचना सुनाई दी। लेस देन डिंग, आपने एक दिव्य पोत समाप्त कर लिया है। उपलब्धियों की गणना करने में असमर्थ। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग, आपका कौशल लोहार शिल्पकार +1 लोहार शिल्पकार +3 बन गया है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग, आपका कौशल करामाती शिल्पकार +2 करामाती शिल्पकार +3 बन गया है। ग्रेटर देन। वह पहली अधिसूचना के बारे में उलझन में था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने सिस्टम द्वारा मान्यता प्राप्त सामग्री का उपयोग नहीं किया था? दूसरे और तीसरे ने उसे खुश कर दिया। शरीर कौशल ने बहुत अधिक अनुभव प्राप्त किया था। लेस देन ब्लैकस्मिथ ग्रेटर देन पहले से ही लव 2 के करीब था, जिसने स्पष्ट किया कि उसने इसे सीधे क्यों छोड़ दिया। अब बस अल-जलसर की आत्मा को बर्तन में डालना बाकी था। ये प्रक्रिया उस समय से भिन्न थी जब उसने हथियार बनाए थे या जब उसने ईवी के हाथ बनाए थे। सेठ ने जो समझा उसके अनुसार आत्मा आमतौर पर बिना किसी विशिष्ट कोर के पूरे शरीर में फैली हुई थी। शरीर और आत्मा का सबसे प्राकृतिक संबंध उस समय के समान था जब सेठ ने फोजिंग प्रक्रिया के दौरान एक आत्मा को डाला और उसे सामग्री के साथ समरूप रूप से मिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अल के पोत के मामले में कोर था जो लिच के फिलाक्ट्री के समान था, जिसमें उसकी आत्मा का एक बड़ा हिस्सा था। इसकी तुलना में सेठ ने केवल एक छोटा सा हिस्सा कृत्रिम कंकाल में फैलाया होगा, जो कोर को सीधे नियंत्रण इंटरफेस और पूरे शरीर में 360 अलग-अलग नोड से जोड़ता है। ये बात के पुनरावृत्तियों के लिए आधार हो सकता है, लेकिन सेठ को यकीन था कि इस तरह का सेटअप केवल लिच जैसी जबरदस्त शक्तिशाली आत्मा के लिए काम करता है। अगर वह अहंकार आत्मा का उपयोग करके किसी को पुनर्जीवित करना चाहता था तो उसे बहुत कुछ अलग तरीके से बनाने की आवश्यकता थी। उन्होंने कई नई अंतर्दृष्टि प्राप्त की और बहुत कुछ सीखा, क्योंकि उन्होंने अपनी मानसिक ऊर्जा को चमकती हुई आत्मा को आकार देने और उसके नए शरीर से जोड़ने के लिए लगाया। अंत में उसे कोर में डाल दिया और खोपड़ी को हमेशा के लिए सील कर दिया।
फिर उसने स्टाइल्स के जल को बुलाया। यह उन कुछ परिवर्तनों में से एक था जो उसने देखा था। इसे अनदेखा करना मुश्किल था। हथियारों को बुझाने के लिए ठंडे पानी की एक बैरल ने बहुत अधिक अमूर्त रूप ले लिया था। यह पानी का एक विशाल गोला था जो जमीन से सिर्फ कुछ सेंटीमीटर ऊपर तैर रहा था। अपनी कक्षा में आगे बढ़ने के बाद से यह पहली बार था जब उसने इसका इस्तेमाल किया। सेठ ने अल के नए शरीर को अपनी बाहों में उठाया और गोले की ओर कदम बढ़ाया। जब वह पास पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे गोले ने उसके विचार पढ़ लिए हों और वह उसके हाथ में रखे बर्तन की ओर बढ़ा हो। धीरे धीरे धातु का कंकाल पानी में समा गया। लोहार को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। गोले के बीच में तैरते हुए इसे देखकर सेठ को एक सूचना मिली। लेस देन डिंग, आपका कौशल सोल इन्फ्यूजन लव 5 सोल इन्फ्यूजन लव 6 बन गया था। ग्रेटर देन लेस देन डिंग, शीर्षक निर्माता प्राप्त हुआ। आपने सफलतापूर्वक एक कृत्रिम जीवन रूप बनाया है। आपके आविष्कारों की सभी विशेषताओं के लिए जोड़ 10। ग्रेटर देन लेस देन डिंग, आप कृत्रिम जीवन बनाने वाले पहले व्यक्ति हैं। उपलब्धियों की गणना करने में असमर्थ। ग्रेटर देन लेस देन डिंग, विषय ने विशेषता के प्रभावों को अस्वीकार कर दिया। ओलंपियन मेथड ग्रेटर देन लेस देन डिंग, आपके कौशल क्राफ्टी फेलसेफ का प्रभाव इंजीनियर और गोले मार्टिजन के प्रभावों से मजबूत हो गया है। ग्रेटर देन लेस देन डिंग, आपका कौशल क्राफ्टी फेलसेफ लव 6 सोल इन्फ्यूजन लव 7 बन गया है। ग्रेटर देन जादूगरनी तरल गोले से मुक्त हो गई। वह अपने पैरों पर खूबसूरती से उतरी और मांस तेजी से बढ़ने लगा और धातु के कंकाल को ढकने लगा। कुछ ही सेकंड में एक मसालेदार जादूगरनी नग्न अवस्था में उसके सामने खड़ी थी। घूरना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं जानते। उसने उसे चिढ़ाते हुए कहा और पोज देते हुए अपने शरीर को स्ट्रेच किया। अपने नए शरीर को परखते हुए, अगर तुम मेरे सामने इसका दिखावा करना बंद कर दोगे तो शायद मैं अपनी नजरें फेर लूंगा। सेठ ने बुदबुदाया। वह उसके लिए कपड़ों का एक सेट ले आया, लेकिन जब वह उसकी ओर मुड़ा तो उसने पहले ही अपना सामान्य हवादार और खुला हुआ लबादा पहन लिया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदा नाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट में दान करें।